हेलो स्टूडेंट्स, टीएसएम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं लास्ट क्लास को कंटिन्यू। तो भाई लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था और क्या पढ़ रहे थे? तो हम पढ़ रहे थे भाई क्लास 11th के रिलेशन एंड फंक्शन को। ओके, तो भाई लास्ट क्लास में हमने देखा था सेट्स के बारे में और मेनली कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में देखा था। ओके, जो कि मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि वो बिल्कुल डिपेंड करता है आपके रिलेशंस पर कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही रिलेशन पे आप जा सकते हो। तो भाई जिसने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट की वीडियो नहीं देखी, मतलब इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, जरूर देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जहां से आप वो वीडियो को देख सकते हो। डन। तो करते हैं लास्ट क्लास को कंटिन्यू और देखते हैं भाई आगे आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की हम बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन के बारे में कि भाई रिलेशन क्या होता है। ओके, तो भाई रिलेशन की हम बात करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी देख पा रहे हैं कि रिलेशन क्या था। रिलेशन आर, भाई कोई रिलेशन आर है, ठीक है भाई, फ्रॉम द नॉन एम्पटी सेट ए टू अनदर नॉन एम्पटी सेट बी, यानी ए से बी की तरफ जा रहा है, मतलब ए बी, ये जैसे कि हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी का। तो भाई ए बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसमें से हम रिलेशन की हम बात करते हैं। तो भाई रिलेशन क्या बोल रहा है? आर फ्रॉम नॉन एम्पटी सेट ए टू अनदर नॉन एम्पटी सेट क्या? बी, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। यानी रिलेशन जो होता है ना, वो हमेशा ए अगर और बी अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो उसका सबसेट होगा, हमेशा सबसेट होगा। जैसे हम देख पा रहे हैं कि रिलेशन जो आर है वो हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, ठीक है, सबसेट होगा या प्रॉपर सेट होगा, यानी कि इक्वल टू भी हो सकता है या फिर सिर्फ सबसेट हो सकता है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये चीज़ है। अब इसका छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि जैसे कि हमने देखा ए सेट ले लिया जो कि है 1 2 3, सेकेंड बी सेट हमने ले लिया जो कि हमारे पास है ए और बी है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ए क्रॉस बी क्या है, तो ए क्रॉस बी की हम बात करें तो भाई 1A, ठीक है, 1B, भाई ये कुछ जाएगा 1B, फिर 2A, देन 2B, और फिर 3A एंड देन 3B। भाई ये हम देख पा रहे हैं कि भाई ए क्रॉस बी तो ये निकल गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद इसमें कहा जाए कि इसका कोई रिलेशन बताओ, ठीक है भाई, क्या बताना है? रिलेशन बताना है। अब रिलेशन के अंदर क्या चीज़ बताना है? तो रिलेशन की हम बात करें तो यहाँ पर हम कहें कि भाई कोई भी रिलेशन है, भाई कोई भी एक रिलेशन है जिसके अंदर ये x और y की फॉर्म में है, यानी इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या है? पहला x है, दूसरा y है। डन। और इसके अंदर भी क्या है? तो x जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें? तो भाई a में, और साथ में y जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें? तो भाई b में। भाई ये कर रहा है, भाई x जो है वो a में बिलोंग कर रहा है और y जो है वो b में बिलोंग कर रहा है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है भाई, ये चीज़ हमने लिख दिया। अब उसके साथ साथ हमने क्या लिखा? तो हमने लिख दिया भाई x इज या x इक्वल टू में 1 कर दिया और y इक्वल टू में a लिख दिया। भाई ये कुछ मैंने एक कंडीशन डाल दी कि x 1 होना चाहिए और y a होना चाहिए। भाई ये कंडीशन डाल दी है, तो यानी ये एक रिलेशन बताएगा कि भाई ये इसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है? x 1 है और y a है, यानी ये बता रहा है 1A। अब मुझे बताओ क्या ये 1A इसके अंदर है? तो भाई हाँ है, यानी कि हम कह सकते हैं R जो है वो सबसेट है किसका? A क्रॉस B का। भाई ये चीज़ है। भाई आर क्या एक रिलेशन है जो कि कंडीशन दे रखी होगी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हम एलिमेंट मतलब प्राप्त कर पाएंगे, मतलब जो हमें मिल पाएगा, वो हमेशा ए क्रॉस बी में से मिलेगा। किस भाई? ए क्रॉस बी में से ही मिलेगा। तो यहाँ से हमें एलिमेंट ये वाला मिल रहा है और ये एलिमेंट तो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी कि रिलेशन जो है वो हमेशा सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। डन, भाई हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो ये हमने बात समझ ली कि रिलेशन क्या है, भाई कहना क्या चाहता है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो डिटेल में जानने की बात की जाए तो जैसे कि कभी भी हम लिखते हैं कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई लिख रहे हैं, ठीक है, और वो बिलोंग्स टू आर है, कोई भी एलिमेंट अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, देख लो यहाँ पे अगर एक्स वाई कोई आपके पास ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। जैसे ये इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ x रिलेटेड टू y, यानी इसी बात को जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो ये इस चीज़ को हम देख पा रहे हैं, भाई ये बात जो हम देख पा रहे हैं, या फिर हम इसको कहें
देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स वाई दोनों रिलेशन में है, या फिर हम कह सकते हैं एक्स रिलेटेड टू वाई कह सकते हैं, या फिर आसान भाषा में ये कहा जा सकता है, क्या हो गया भाई, एक्स इज रिलेटेड टू वाई। ठीक है, तीनों का मतलब सेम ही है भाई। सिंबॉलिक फॉर्म में भी कह सकता है, ऐसा भी कह सकता है, ऐसा भी कह सकता है। क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना कि भाई क्या कह दिया, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो भाई तीनों का सेम मतलब है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, या एक्स रिलेटेड टू है वाई है, या फिर एक्स इज रिलेटेड टू वाई है। ठीक है, ऐसे कहेगा या फिर आर लिख के कहेगा। ठीक है, और कई बार जब नॉट रिलेटेड रहेगा, नॉट रहे, तो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर एक्स रिलेटेड टू वाई में आर को काट दिया हुआ है, कटा हुआ है, तो ये क्या हो गया, एक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई। वही बात यहाँ पर है, एक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई, भाई ऐसा चीज कहा जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब उसके बाद हम देखेंगे द सेकंड एलिमेंट। जैसे कि हम ऑर्डर पेयर में ये एक्स पहला एलिमेंट है और वाई जो है वो दूसरा एलिमेंट है। डन, ठीक है भाई। अब इसने कहा सेकंड एलिमेंट बी इन द ऑर्डर्ड पेयर, जो ए बी है इसमें सेकंड एलिमेंट जो बी है वो क्या है, इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ए। वो हमेशा पहले एलिमेंट का इमेज होगा। अब ये इमेज कैसे होगा, इमेज कैसे होगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो चीज़ें आपके सामने बना देता हूँ। यानी कि मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है कुछ ऐसा, जिससे आप थोड़ा समझ पाओगे। ये मैंने लिखा 1 2 3 है, और यहाँ A है और ये B है। ठीक है भाई, मान लो कि 1 B के साथ रिलेटेड है, 2 जो है वो A के साथ रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर C भी लिख देता हूँ, और 3 जो है वो C के साथ रिलेटेड है। भाई ये कुछ इस तरीके से रिलेटेड हो रहे हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये देखा तो ये x है और ये y है, और ये जो इसके ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं वो एक्स वाई की फॉर्म में है। ठीक है भाई, इससे ये रिलेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें जैसा कि कह रखा है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में है, यानी इसके अकॉर्डिंग कहा जाए तो 1 के साथ b है, तो 1 के साथ b है। ठीक है, 2 के साथ a है, और 3 के साथ c है। भाई ये है, इसके अकॉर्डिंग कहा जाए तो कुछ ऐसा है हमारे पास। ठीक है, अब इसने कहा है ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ए एंड ए इज द प्री इमेज। यानी कि कहना चाह रहा है कि भाई यहाँ पर ये जो सेकंड एलिमेंट है, क्या कहा भाई, सेकंड एलिमेंट बी जो है, ठीक है, वो इमेज है फर्स्ट एलिमेंट का। यानी हम कहेंगे बी जो है वो ए का इमेज है। यानी इसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो हम लिखेंगे बी इज इमेज ऑफ 1। भाई B इज इमेज ऑफ 1, ये होगा भाई। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये B जो है वो A का एक ही इमेज है। डन, और हम बात करें कि भाई 1B का क्या है, तो इसी में हम कहें एंड 1 इज प्री इमेज ऑफ B। ठीक है भाई, ये बात हो गई है इसकी, भाई ये बात इसकी है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, 1B की बात करें तो B जो है वो 1 की इमेज है, और 1 जो है B का क्या है, प्री इमेज है। क्या भाई, प्री इमेज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यही बात ये सब इसमें कहना चाह रहा था, जो कि अब शायद आपके बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। भाई समझ में आ गई तो थम्स अप जरूर कर देना कमेंट में कि भाई हाँ भाई इस बात समझ में आ गई है। ओके, चलो अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं। इसमें कह रहा है द डोमेन। देखो ये जो है इसी के अकॉर्डिंग अगर सेकंड में चेक करते हैं तो A जो है वो 2 की इमेज है, और 2 जो है वो A का प्री इमेज है, C 3 की इमेज है, और 3 C की प्री इमेज है। भाई ऐसे सभी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द डोमेन ऑफ R is the set of all first element of the ordered pair in a relation R। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा कहने जा रहा है कि भाई इसी के अंदर कुछ ऐसा कहने जा रहा है कि भाई जो पहले वाले एलिमेंट हैं, जो पहले वाले एलिमेंट है उसे कहा जाएगा क्या, डोमेन कहा जाएगा। डोमेन किसे कहेंगे, पहले वाले एलिमेंट। पहले वाले एलिमेंट कहाँ से आए, तो भाई ये वाले पहले वाले एलिमेंट हैं। ठीक है, यानी कि इसी में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई यहाँ पर हमारे पास इस चीज़ को हम लिख सकते हैं डोमेन। भाई ये वाली चीज़ जो है ये डोमेन है पूरा। ठीक है, डोमेन में हमारे पास 1 2 3 आ गया। ओके, तो भाई ये कह रहा है डोमेन ऑफ आर इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर रिलेशन आर। ये जो रिलेशन आर बना है इसमें फर्स्ट वाले जितने एलिमेंट है उसे हम कहेंगे डोमेन। ठीक है, अब उसके बाद क्या, इन अदर वर्ड डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल इनपुट ऑफ द रिलेशन। यानी कभी भी हम इसमें क्या, किसी भी फंक्शन में हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर जो इनपुट हो, जो पुट कर रहे हैं, जो वैल्यू 1 रखा हमने तब B आंसर आया इसका। ठीक है, 2 रखा तो A आंसर आया, 3 रखा तो C। तो जो इनपुट होता है दैट इज डोमेन। ओके, ये वाली चीज़, पहली वाली चीज़ डोमेन है। बात समझ में आ गई। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे क्या है।
हाँ जी, तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं, इफ द रिलेशन आर इज इन फॉर्म ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ए एंड नॉन एम्प्टी सेट बी, देन बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। यानी कहना कुछ क्या चाहता है, तो फिर से मैं यहाँ पर सेट बना देता हूँ। ठीक है भाई, मैं यहाँ पर सेट फिर से बनाता हूँ। ये है 1 2 3 ए बी एंड सी, भाई ऐसा कुछ है। 1 के साथ बी है, 2 के साथ ए है और 3 के साथ सी है। ठीक है, यानी इसके जो पेयर बने हैं वो क्या है, तो 1B 2A और 3C, भाई ये ऑर्डर पेयर बने हुए हैं। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है, तो कहना चाह रहा है इफ द रिलेशन आर इज फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी, मान लो कि ए से बी की तरफ जा रहा है, यानी कि मान लो कि ये वाला सेट ए था और ये वाला सेट बी था, ए से बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसने कहा है सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, यानी ये जो बी सेट है, ये बी वाला जो पूरा सेट है जो ए बी सी है, इसे कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं भाई इसे कहते हैं, ये वाली चीज़ जो है आपकी, ये कोडोमेन है। ठीक है, जैसे कि इसको हमने क्या कहा था, तो ये था आपका डोमेन था। भाई ये वाला सेट जो है वो डोमेन है, तो ये वाला सेट क्या है, कोडोमेन होगा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि द सेट ऑफ ऑल इमेज और द सेकंड एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज द रिलेशन आर इज कॉल्ड रेंज। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके अंदर जो जिसकी इमेज बन रही है, जैसे ए की इमेज बन रही है, बी की इमेज बन रही है और सी की इमेज बन रही है। डन। तो इस कंडीशन में ये जो ए बी सी है वो रेंज होगा। यानी कि अगर मैं इसी में थोड़ा सा और रिलेट करके आपको बताऊं, मान लो कि डी भी था यहाँ पे, ठीक है, डी भी था, तो उस कंडीशन में कोडोमेन जो था वो कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन की बात करें तो ये हमारे पास ए बी सी एंड डी था, भाई ये तो कोडोमेन है। ठीक है, अगर मैं वही कहूँ कि रेंज क्या होगा, भाई मैं बात करूँ कि भाई रेंज क्या है इसमें, तो भाई रेंज की हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं हाँ रेंज की बात कर रहे हैं, तो रेंज की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर जिसकी प्री इमेज है, भाई जो इमेज बनी हुई है, जो इसके अंदर लास्ट वाले 3 आ रखे हैं, ठीक है भाई, उन्हीं को कहेंगे रेंज। जो बच गया वो रेंज में नहीं होगा, यानी कि हमारे पास ये ए बी एंड सी ये आ रहा है आपका रेंज में, और कोडोमेन ये टोटल होता है। ठीक है, कोडोमेन जो है वो टोटल होता है। यानी इसी बात से हम कह सकते हैं क्या कि भाई जो रेंज होता है ये सबसेट होता है कोडोमेन का। देख पा रहे हो ना, रेंज कहाँ से निकली है, इसी में से तो निकली है। इसमें से कौन से वाले हैं, वो हैं जो इमेज बने हुए हैं, जो नहीं है वो रेंज नहीं है। यानी ये रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन से ही तो उठाए गए हैं, तो भाई ये इसके सबसेट होंगे हमेशा। कभी कभी ऐसा हो सकता है रेंज के अंदर सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हों, यानी कि रेंज और कोडोमेन सेम हो जाए, भाई ऐसा हो सकता है। इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है और सबसेट का साइन भी है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। तो भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं द सेट ऑफ ऑल द इमेज और द सेकंड एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑफ रिलेशन आर इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज की बात हम समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी में। देखो इसके लिए जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, एक बार दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर ही देता हूँ। जैसे कि मान लो कि ए के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए की बात करें तो ये मान लो कि n एलिमेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की बात की जाए तो ये m एलिमेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिख देता हूँ जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए थोड़ा सा। हाँ जी, जैसे कि मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए की बात की जाए, ये हमने n ले लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की बात की जाए तो ये कितना हो गया, तो भाई ये m मैंने मान लिया। तो इस अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी की बात की जाए तो कितना होता था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आता था, यानी कि हम कह सकते हैं nm, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी होगा। अब इसने ये कहा है द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, भाई टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की मैं बात करूं तो इस सेट के अंदर अगर nm एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट बन पाएंगे, भाई कितने सबसेट बन पाएंगे, वही उतने ही इसके रिलेशन होंगे।
भाई वही कह रहा है कि भाई क्या रिलेशन क्या, दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी के जितने नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स होंगे उतने ही इसके रिलेशन भी बन पाएंगे। तो भाई बात आती है नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो इसको भी हमने सेट वाले चैप्टर में पढ़ा ही था और एक बार दोबारा देखते हैं। भाई नंबर ऑफ रिलेशन जो आएंगे हमेशा ए क्रॉस बी कैन हैव नंबर ऑफ रिलेशन जो होते हैं वो 2 की पावर mn होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर ए क्रॉस बी में अगर nm एलिमेंट है तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ये कितना होगा, तो 2 की पावर में ये जो भी हैं उतने आ जाएंगे। 2 की पावर में nm है तो nm आ जाएगा, तो ये क्या है नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा कि a क्रॉस b के अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आ रहे हैं 2 की पावर nm, जो कि यहाँ पर आ गया टोटल नंबर ऑफ सबसेट, और जितने नंबर ऑफ सबसेट होते हैं उतने ही आपके रिलेशन होंगे। यानी दिस मीन्स दैट देयर आर 2 की पावर mn रिलेशन फ्रॉम a टू b, यानी जितने ही सबसेट बनेंगे उतने ही उसके रिलेशन होंगे। बात समझ में आ गई भाई, जितने ही आपके सबसेट बन सकते हैं उतने ही रिलेशन होंगे, ये बात है। तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर करवा दी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे की बात क्या है। तो भाई आगे की बात हम यहाँ पर देखें तो रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। भाई कोई भी रिलेशन है उसे हम अलजेब्रिकली दिखा सकते हैं या ग्राफिकली दिखा सकते हैं। वो कैसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन जो है या फिर वो क्या होगा, तो अलजेब्रिकल होगा या ग्राफिकल होगा, ये चीज़ होगा। अब अलजेब्रिकल में क्या है, तो अलजेब्रिकल में हमने पढ़ा था या फिर वो रोस्टर फॉर्म में होगा या सेट बिल्डर फॉर्म में होगा, जो कि हम सेट्स की फॉर्म में लिखते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, तो भाई सेट चैप्टर में पढ़ा था कि भाई हम रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर भाई ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो या फिर एरो डायग्राम होगा या फिर कार्टेशियन प्लेन में डायग्राम बनेगा। ठीक है, एरो डायग्राम क्या है, तो एरो डायग्राम की बात करें तो ये जो हमने ऐसा कुछ बनाया था ना अभी 1 2 3 ABC, भाई ये इसे कहा जाता है, ये आपका एरो डायग्राम है। और कार्टेशियन प्लेन की बात की जाए तो कोई फंक्शन जो आपके पास है उसके अंदर आपने कोई ग्राफ बनाया है इस तरीके से, तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशंस को, क्या भाई रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन डन। चलो भाई ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हमारी क्लियर होती हैं। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास जो आता है यहाँ पे, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या आता है जो कि हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि P इक्वल टू क्या है, भाई P सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 3, और Q सेट है उसके अंदर 2 3 5 है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, A टू B के रिलेशन कितने बनेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसके सॉल्यूशन में आपको बताऊं, तो यहां पर मैंने लिखा सॉल्यूशन, और इसके अंदर भाई पहले हम देखेंगे A क्रॉस B कितने हैं। तो भाई A क्रॉस B की अगर मैं बात करता हूं तो A क्रॉस B कितने होंगे, यानी A क्रॉस B में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं, अच्छा A नहीं है यहाँ पर P और Q है, तो P क्रॉस Q करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन P कितने हैं, तो भाई 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q कितने हैं, तो भाई ये 3 है, ये आ गया। अब मैं कहूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q कितने होंगे, यानी अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो भाई इसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2 3 जा 6, भाई कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं 6 आ जाएगा। चलो ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है भाई, P क्रॉस Q कितना आ गया 6 आ गया। नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, क्योंकि जितने इसके नंबर ऑफ सबसेट होंगे उतने ही यहाँ पर रिलेशन होगा A टू B। ठीक है भाई, A टू B उतने ही रिलेशंस हो सकते हैं जितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं। तो यहां पर भाई मैं कहूंगा कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, भाई A टू B की बात करें तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, तो भाई A टू B की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर नंबर ऑफ रिलेशन होता है 2 की पावर इनके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे, यानी 2 की पावर 6, यानी ये कितना आ गया है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा कितना होगा भाई
16 टू जा कितना हो जाएगा, तो 32 और 32 टू जा 64, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये कुछ आ गया। चलो भाई ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 64 आ चुका है, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए पी टू क्यू, फिर से ए टू बी लिख दिया यार, गजब। कोई बात नहीं, हम अब चेंज कर देंगे भाई पी टू क्यू। बहुत सारे क्वेश्चन में ए टू बी चल रहे थे, तो ए टू बी पे ही चलते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पी क्यू है तो पी क्यू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमने देख लिया भाई टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने आ गए, 64 आ गए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग है। तो भाई अगला क्वेश्चन जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, ए सेट हमें दे रखा है 1 2 3 4, भाई यही है। बी सेट दे रखा है 1 4 9 16 25, चलो ठीक है। अब इसने कहा है एंड आर बी द रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। आर क्या है, ए टू बी रिलेशन बता रहा है, जिसमें रिलेशन कुछ ऐसा है कि एक्स वाई है, ठीक है। ये एक्स वाई है जो कि किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। किस में भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिख रहा है। एक्स वाई जो है वो एक्स बिलोंग्स टू ए है, यानी एक्स के एलिमेंट जो है वो ए से में से उठाने हैं, वाई के एलिमेंट जो है वो बी में से लेने हैं, और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन कुछ दे रखा है। अब इसको फर्स्ट के अकॉर्डिंग यानी सॉल्यूशन में जब मैं आता हूँ, फर्स्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम, एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाना है। तो एरो डायग्राम हम देख पा रहे हैं, तो भाई ये कुछ इस तरीके से दो सेट है, जिसमें कि ये ए सेट है और ये बी सेट है। ए में हम देख पा रहे हैं तो 1 2 3 4 है। बी की बात कर रहे हैं तो 1 4 9 16 25, भाई ये चीज़ है, ठीक है। अब जैसा कि इसने रिलेशन के अकॉर्डिंग कहा था, तो रिलेशन में क्या कहा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसके अंदर x को हमें कहाँ से उठाना है, तो x उठाना है भाई a में से। a मतलब अगर मैं 1 लेता हूँ, अगर यहाँ पर क्या करें भाई, अगर हम यहाँ पर से 1 ले लें, यहाँ पर से 1 को ले, तो 1 यहाँ पर रखते 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 ही होता है। यानी 1 अगर हम रखते हैं, अरे 1 अगर हम रखते हैं तो 1 पे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। 1 अगर रखा 1 पे ही आएगा। अगर मैं 2 रखता हूं तो x की जगह 2 रखूँ तो 2 2 जा 4, यानी y की वैल्यू 4 आएगी। 2 रखा तो 4 आएगा। 3 रखा तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 रखा तो 9 आएगा। चलो भाई, अगर यहाँ से 4 को उठाकर यहाँ पर रखा तो 4 रखते ही 16 आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर एरो डायग्राम में जो देख पा रहे हैं कि भाई अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 आएगा, 2 है तो 4, 3 है तो 9 और 4 है तो 16। ये हमने यहाँ पर लिख दिया कि भाई इस तरह से रिलेट कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट वाला कंप्लीट। सेकंड की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इसी में सेकंड पार्ट यानी बी में, बी पार्ट में क्या कह रहा है भाई, बी पार्ट की हम बात करते हैं। तो बी पार्ट की हम बात करते हैं, फाइंड डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर, आर का डोमेन क्या है, डोमेन मतलब जो वैल्यूज हम रख सकते हैं, यानी जो पहले वाले, जो सेट में पहले वाले में जितने भी एलिमेंट है वो डोमेन कहलाएंगे। यानी इसके अकॉर्डिंग जो डोमेन आएगा वो कितना आएगा, तो भाई डोमेन आएगा जो कि ए सेट है, और ए सेट हमारे पास क्या है, तो 1 2 3 एंड 4, भाई ये हमारे पास डोमेन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी, फाइंड रेंज ऑफ द आर। भाई आर का रेंज क्या होगा, तो भाई हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज क्या है, तो रेंज हमने पढ़ा था क्या कि भाई इस सेकंड वाले सेट में, जिसे हम कहते हैं कोडोमेन कहते हैं, उसके अंदर जो जो इमेजेस हैं, जिन जिनकी प्री इमेज है, मतलब जो इमेज बन चुके हैं, जो रिलेशन में आ चुके हैं, उन्हें हम कहेंगे रेंज। तो क्या क्या आ चुका है, तो 1 4 9 16 तो आया, लेकिन 25 रिलेशन में नहीं आ पाया, ठीक है। तो इस कंडीशन में रेंज जो आएगी वो आएगी 1 4 9 एंड 16, ये रेंज आ चुकी है। डी की बात हम करें तो डी जैसा कि कहा है राइट कोड डोमेन ऑफ आर, भाई कोड डोमेन की बात कर रहा है। कोड डोमेन क्या है, तो ये जो पूरा सेट होता है सेकंड वाला, इसे कहते हैं कोड डोमेन। यानी कि मैंने यहां पर लिखा कोड डोमेन, और इसको हमने लिख दिया क्या, तो भाई ये आ गया 1 4 9 16 एंड 25, ये कोडोमेन हो गया। और आशा करता हूँ इससे हमारे डोमेन, रेंज, कोडोमेन और एरो डायग्राम के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, तो भाई आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे क्या है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो ये असर्शन और रीज़न के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन हैं। देखो आजकल मैं बता दूं कि एग्जाम में आपके असर्शन रीज़न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और ये क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए, तभी आपके कहते हैं ना मार्क्स कंप्लीट आ पाएंगे, क्योंकि आजकल कुछ इस तरह का क्वेश्चन का ही ज़माना है।
ओके चलो भाई, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, भाई जितने भी क्वेश्चंस हमें देख पा रहे हैं, मतलब एक फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड भी आएगा, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द असर्शन इज गिवन बिलो बाय द करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट ऑफ रीजन जस्ट बिलो इट, यानी इसके अंदर हम असर्शन और रीजन को देखेंगे ऑफ द स्टेटमेंट मार्क द करेक्ट आंसर, और इनमें से करेक्ट आंसर हमें बताना है। क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि असर्शन ये कहता है x + 1 एंड y - 2 = 3 1 है, ठीक है, और क्या रखा है देन x = 2 और y = 3। भाई अब देखते हैं क्या ये बात सही बोल रहा है। तो भाई यहां से हमने देखा कि x + 1 और ये जो हमारे पास है, भाई यहां पर हम देख पा रहे हैं x + 1 जो है वो इसके बराबर होगा, यानी अगर मैं लिखता हूं यहां पर, यहां लिखते हैं x + 1 जो है वो इक्वल्स टू में 3 लिखूँ तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 1 उस साइड जाएगा तो 2 आ जाएगा, भाई ये 2 आ जाएगा। सेम सेकंड वाले की बात करें y - 2 = 1 है, तो मैंने लिखा y - 2 = 1 है, तो y इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, तो -2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस होते 3 आ जाएगा, यानी हम देख पा रहे हैं x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। ये चीज़ आ रही है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, क्या यही है, तो भाई बिल्कुल सही है, यानी कि इससे हम देख पा रहे हैं असर्प्शन तो बिल्कुल सही बात कर रहा है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट हम देखते हैं रीजन क्या कहा है, तो 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, 2 ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये 2 ऑर्डर पेयर हैं वो इक्वल होते हैं कब, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा। तो क्या इसी रीजन की हेल्प लेके हमने ऊपर वाला सॉल्व किया, तो भाई बिल्कुल, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल है, इक्वल किया हमने तभी तो आंसर आया, सेकंड को इक्वल किया तभी तो आंसर आया, यानी कि हमने यहां पर देखा कि हमारा असर्शन तो ठीक था, रीजन भी ठीक है, रीजन इसी बात को एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है भाई, मतलब ये जो रीजन है वो पहले वाले असर्शन को ही एक्सप्लेन कर रहा है। अब देखो इसके ऑप्शन देख लो क्या क्या चीजें, देखो ऑप्शन में ऐसा कुछ है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, भाई ठीक है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी रीजन जो है वो असर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, क्या यही हो रहा है, तो भाई बिल्कुल। ऐसे सेकंड की बात करें तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं, बट क्या है, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब रीजन को असर्शन को जो है सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देखो कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि दोनों ट्रू होते हैं, लेकिन ये किसी और बात का ट्रू है, ये किसी और बात के ट्रू है, दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों जो हैं वो सेम बात को बता रहे हैं, यानी कि पहला एलिमेंट पहले के इक्वल है, यही बात सेकंड में हमने पढ़ी है, यानी सेकंड बात जो है वो फर्स्ट वाले को सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है, यानी इस अकॉर्डिंग हम इसमें फर्स्ट को करेक्ट ऑप्शन मार देंगे, ठीक है। थर्ड की बात जो होती है वो ये होता है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऐसा तो नहीं हुआ, और ये क्या है, असर्शन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू, अगर दोनों में से कोई एक सही गलत होता है तो यहाँ वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर तो भाई हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्लियर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन वो क्या कहता है। तो क्वेश्चन सेकंड की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है इन ईच ऑफ द क्वेश्चन, फिर से वही बात कि भाई इसमें से हमें चेक करना है असर्शन रीजन के बारे में, और ये 4 में से कोई एक आंसर बताना है। तो भाई क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, असर्शन कुछ इस तरीके का है, ये कह रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट P और Q, भाई P और Q नॉन एम्प्टी सेट, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इज डिनोटेड बाय PQ, भाई P क्रॉस Q से डिनोटेड किया जाता है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे दिखाया जाता है, तो भाई बिल्कुल सही बात है। एंड PQ जो है वो क्या आ रहा है, PQ, यानी कि P जो है वो पहला, जो हमने यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर देखा है, इसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले से रिलेट करता है और दूसरा एलिमेंट जो होता है वो दूसरे से रिलेट करता है, क्या यही लिखा है यहाँ पे, तो हाँ, पहला एलिमेंट P जो है वो P सेट से रिलेट कर रहा है, छोटा वाला Q जो है, स्मॉल Q जो है वो कैपिटल Q से रिलेट कर रहा है, मतलब उसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो भाई बिल्कुल ठीक है। चलो भाई असर्शन तो बिल्कुल सही आ रहा है कि यहाँ पर हमें पता है ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट से लिया जाता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लिया जाता है, और वही बात ये कह रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डन। चलो ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं रीजन। भाई रीजन क्या कह रहा है, तो रीजन में देखो ये कह रहा है इफ ए रेड ब्लू है, बी जो है BCS है, देन A क्रॉस B जो है वो क्या होगा, तो भाई A क्रॉस B की बात की जाए तो रेड वाला B के साथ होगा, बिल्कुल ठीक है, रेड वाला C के साथ होगा, बिल्कुल ठीक है, ब्लू वाला B के साथ होगा, सॉरी रेड वाला S के साथ भी है, बिल्कुल ठीक है, फिर ब्लू वाला जो है वो B के साथ है, तो भाई बिल्कुल ठीक है, ब्लू वाला जो है वो C के साथ है, वो भी ठीक है, ब्लू वाला S के साथ है, वो बिल्कुल ठीक है। यानी इसने हमें ये बात बताई है कि अगर मैं A और B को प्रोडक्ट करूं तो ऐसा कुछ आएगा,
ठीक है। और जब मैंने चेक किया इसका प्रोडक्ट, हमने चेक किया कि क्या ये प्रोडक्ट जो है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, वो क्या सही आ रहा है, तो भाई बिल्कुल सही आ रहा है। ये भी यहाँ पर हमने देखा असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है, ठीक है, कि भाई ये भी एक स्टेटमेंट ठीक ही बता रहा है ठीक है। लेकिन क्या इसके अंदर ये सेकंड वाला पहली वाली बात को एक्सप्लेन कर रहा है, क्या इसी को सही से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? नो भाई, एक्सप्लेन नहीं कर रहा। दोनों सही बात है, लेकिन सेकंड वाला पहली वाली बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर इसको पहले वाले को एक्सप्लेन करना होता तो ये बोलता कि भाई ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, ठीक है भाई। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट में बिलोंग करेगा। ये बात इसे बतानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर इसने जस्ट हमें प्रोडक्ट करना सिखा दिया कि भाई प्रोडक्ट ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग दोनों सही हैं, लेकिन सेकंड वाला फर्स्ट की सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। यानी कि इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आएगा कि भाई बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन ऑफ द असर्शन, से सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके भाई, तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया और इसके बाद की हम बात करते हैं, एक मिनट ठीक है भाई, इसके बाद की हम बात करते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारा रिलेशन की क्लास समाप्त होती है, यानी हमने यहाँ पर रिलेशन से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। डन, उससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बढ़िया से समझाते हैं, वो भी हमने कर लिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे फंक्शन पे कि भाई फंक्शन क्या होता है। भाई हमारा चैप्टर क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन जानने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को जानना था, वो हमने फर्स्ट पार्ट में किया। सेकंड पार्ट में हमने रिलेशन को बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। ओके, और भाई थर्ड पार्ट में हम फंक्शन को देखेंगे और उसके क्वेश्चन को भी डील करेंगे, और उसके बाद उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी जिसमें कि आपके एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर कवर करवाएंगे। बस आपको क्या करना है, साथ में बने रहना है, एक एक वीडियो सारी देखनी है, पूरी देखनी है, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना कि भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसी के साथ आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक फंक्शन के साथ, इसके अगले टॉपिक फंक्शन के साथ, और उसको भी बड़े मज़ेदार तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।